Good evening to all of you again. This is second lecture on electrophilic aromatic substitution. So today we'll discuss the second reaction of electrophilic aromatic substitution, that is halogenation. Halogenation. Of aromatic system or halogenation of benzene and its derivative. नाइट्रेशन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा. हेलोजिनेशन जो कि सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज. सो टू द पॉइंट रहेंगे हम लोग. स्टेटमेंट की बात करें, हेलोजिनेशन का जो स्टेटमेंट होगा, राइट, वो स्टेटमेंट हम लेते हैं कि अपने पास अगर बेटा बेंजीन है, सपोज वी आर हैविंग बेंजीन, एंड इस बेंजीन को आपको क्या करना है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर आप रिजेंट के तौर पे हेलोजन लेते हैं. हेलोजन का मतलब X2 इज हेलोजन in presence of Lewis acid, say like ki FeX3 anhydrous FeX3 which is a Lewis acid. ये क्या है, एक लेविस एसिड है. लेविस एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन को हेलोजन के कांटेक्ट में लाते हैं. और जनरली मैं आपको बताऊं कि जो हेलोजन है, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट हेलोजन है बेटा, ध्यान रखना कि जनरली यहाँ पे Cl2 या Br2 प्रेफर किया जाता है. Cl2 या Br2. I2 भी ले सकते हैं, लेकिन I2 काफी स्लो है, बट ठीक है, Cl2 Br2 I2 आप यहाँ पे ले सकते हैं. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेलोबेंजीन बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे एक हेलोजन आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, और आप देखेंगे कि ये हेलोबेंजीन आपका प्रोडक्ट बन गया. हेलोबेंजीन इज अ प्रोडक्ट. This is halobenzene, which is product of this reaction. Reactant आपका क्या था, बेंजीन था. रिएक्टेंट आपका क्या था, बेंजीन था. और आपने हेलोजन ट्रीट कर दिया किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस लेविस एसिड की प्रेजेंस में. लेविस एसिड में FeX3 आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, राइट. अच्छा, लेविस एसिड क्या है कि ढेर सारे लेविस एसिड हो सकते हैं, है ना. लेविस एसिड की बात अगर करें हम लोग, तो जो लेविस एसिड है बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है. लेविस एसिड की लिस्ट बहुत लंबी है. आप लिख सकते हैं AlCl3 एक लेविस एसिड है, एल्युमिनियम क्लोराइड. FeCl3 हो गया आपका, FeCl3 भी लेविस एसिड है ना. BeCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड, ये भी लेविस एसिड है. और इसी तरीके से ZnCl2 को भी आप बोल सकते हैं लेविस एसिड, है ना. SnCl2 हो गया. सो दीज आर द लेविस एसिड. ये कुछ लेविस एसिड आपके सामने रखे गए हैं, और इनमें से कोई भी लेविस एसिड लेंगे तो रिएक्शन क्या है, उसी नेचर में या उसी तरफ से परफॉर्म होगी. सो ये स्टेटमेंट आपके सामने है कि आपने बेंजीन का हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. ठीक बात है. अब इस बात को अगर समझा जाए, मैकेनिज्म क्या कहती है, मैकेनिज्म से हम लोग जरा देखें तो क्लैरिटी और भी आएगी. सो राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. मैकेनिज्म अगर ध्यान से देखें तो मैकेनिज्म हेलोजनेशन की क्या होगी बेटा. स्टेप 1 की बात अगर करें हम लोग, तो सबसे पहले क्या होना है बेटा, स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करना पड़ेगा यार. मतलब आपके पास हेलोजन X2 है, यानी X2 का मतलब X सिंगल बॉन्ड X. यहाँ पे आप देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. अब 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में जरूर है. तो अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, ये FeX3 जो कि एक लेविस एसिड है. लेविस एसिड क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करना चाहता है. लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, तो ये चाहेगा, ये क्या करेगा, FeX3 इस X2 बॉन्ड को अपनी तरफ बेटा इस तरह से तोड़ेगा, मतलब हेट्रोलिटिक मैनर में. और ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा टूट के बेटा FeX3 अपनी तरफ पुल कर लेगा इसको. तो क्या जनरेट होगा, जरा देखिए. जनरेट हो जाएगा एक तो ये जो X का इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया X+, और आप देखें कि FeX4-, FeX3 था लेकिन एक X आ गया, FeX4-. और X+ क्या है, X+ इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड हेलोनियम आयन. दिस इज कॉल्ड हेलोनियम आयन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, फाइल ऑफ द रिएक्शन, राइट. अपना इलेक्ट्रोफाइल ही तो जनरेट होना है. इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए तो बाकी चीजें तो एज इट इज हो जाती है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती. तो स्टेप 1 ये हो गया. अब स्टेप 2 में देखिएगा आप. स्टेप 2 में अगर आप देखेंगे, ध्यान रखें कि जो हेलोनियम आयन है, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोनियम, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनियम, इस तरह से हो जाएगा.
अब स्टेप 2 में चले हम लोग। स्टेप 2 में आप देखेंगे कि अपने पास बेंजीन पड़ा हुआ है। अब बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ये हम सब जानते हैं। हमने बेसिक बात शुरू में ही बता दी थी आपको पहले लेक्चर में कि बेंजीन है और इलेक्ट्रोफाइल आपका X+ है। तो जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। और आप जानते हैं कि स्लो स्टेप है, RDS है ये, दिस इज स्लो स्टेप, स्लो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा। तो आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से अरेनियम आयन बनता है ना। यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट कि आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका X जुड़ जाएगा और ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। और ये आपको पता है अरेनियम आयन क्या होता है, फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसमें अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये बॉन्ड अगर इधर चला जाए, सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी दिस। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ। एंड अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसका, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर यहाँ से पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे ये। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड अगर चेक करेंगे आप इनका, तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर देखें आप, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा रहे हैं और अल्टरनेट यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है। सो बेटा दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। सो सेकंड स्टेप में आप देखिए कि अरेनियम आयन बन चुका। एंड नाउ इन थर्ड स्टेप जो कि फास्ट है, स्टेप 3। स्टेप 3 की बात करेंगे जो कि एक फास्ट स्टेप है, फास्ट, जबकि स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 स्लो था, दिस वाज स्लो स्टेप, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन होगा। मतलब आप देखिए कि आपके पास ये कुछ ऐसा इंटरमीडिएट पड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे E है, E की इनफैक्ट E की जहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेलोजन है, E की जहाँ पे यहाँ पे क्या पड़ा हुआ बेटा, हेलोजन X, और यहाँ पे क्या है, H है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। अब आप देखेंगे कि जो अपने पास Fe(X4) था, Fe(X4) का मतलब क्या, Fe(X3) के साथ जो आप देखें कि 4th हेलोजन लगा हुआ है और इसके पास क्या है, Fe, इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, इनफैक्ट ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे है, तो ये जो X- है, ये इनफैक्ट ये जो X- है, ये अपनी तरफ, ये X- यहाँ पे कुछ ऐसा देखें आप, इसका जो X- है, ये जो बॉन्ड, ये X- यहाँ से क्या कर ले कि H+ को खींच ले, तो HX निकल जाएगा। मतलब आप ध्यान से देखें कि क्या बन रहा है, HX अलग हो गया और जैसे ही X इसका अलग हुआ तो Fe(X3) वापस आ गया ओरिजिनल फॉर्म में, Fe(X3) और प्लस आप देखेंगे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम वापस फिर से आ गया, एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, एरोमेटिसिटी रिगेन हो गई। और यही खूबसूरत बात है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। आप देखिए कि इस तरह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, या डेरिवेटिव में भी करेंगे तो इस तरह से बात हो जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में देखे आपकी Cl2 Br2 I2 की बात करी है, मैं आपको बताऊं कि फ्लोरिनेशन, अगर फ्लोरीन अगर लेंगे तो फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट। अगर आप बात करें फ्लोरिनेशन, अगर फ्लोरीन क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लोरिनेशन के पीछे वजह ये है, फ्लोरिनेशन का जो रेट है बहुत ज्यादा है, क्लोरिनेशन से काफी ज्यादा रेट है, क्लोरिनेशन से रेट काफी ज्यादा है, फ्लोरिनेशन देन क्लोरिनेशन एंड देन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड लास्ट में क्या आएगा बेटा, आयोडेशन। और आपको बताऊं कि जो आयोडे फ्लोरिनेशन है, दिस इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है और हाईली एक्सोथर्मिक है, एंड वेरी वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत ही एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, राइट। और कई बार ये एक्सप्लोसिव की तरह एक्ट कर जाता है, इट एक्ट एज एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा जब हीट निकलेगी बेटा तो एक्सप्लोसिव के नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा और मल्टी सब्स्टिट्यूशन देने लगेगा। मतलब एक की जगह कई सारे सेंटर पे सब्स्टिट्यूशन देने लगेगा, मल्टी सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि बेटा फ्लोरीन को लेना ठीक नहीं है, ठीक है। और आयोडेशन जो है बेटा, ये आयोडेशन की बात करेंगे तो आयोडेशन इज वेरी स्लो, दिस आयोडेशन इज वेरी स्लो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन,
एंड एंडोथर्मिक यानी हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आपको मैं फैक्ट अगर बताऊं तो +12 किलो जूल, +12 किलो जूल जो है एनर्जी पर मोल एनर्जी लगेगी, पर मोल एनर्जी लगेगी। वेरी स्लो, एंडोथर्मिक है, 12 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी आपको, एंड दिस इज रिवर्सिबल, वेरी स्लो है ना, एंडोथर्मिक है एंड इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल होता है नेचर में, रिवर्सिबल इन नेचर। और दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि फ्लोरिनेशन और आयोडेशन का बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। therefore chlorination and bromination is significant। इस बात को नोट कर लिया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसकी मैकेनिज्म के साथ आपको क्लैरिटी आ गई। मुझे लगता है कि क्लियर कट ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आप देखिए इस तरह से आप अगर स्टेटमेंट और भी लेके देखना चाहें तो अगर आपने यहाँ पे लिया है, ये कुछ ऐसा बेंजीन है, अब आपने Cl2 ले लिया है, इसके साथ अगर आप FeCl3 ले लेते हैं, FeCl3 एनहाइड्रस, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका जो प्रोडक्ट होगा डायरेक्टली यू कैन राइट की प्रोडक्ट विल बी क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ का हट गया और वहां पे क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन आ गया। इसी तरह से आपके पास अगर कुछ दिया है, बेंजीन दिया है, आपने ब्रोमीन ले लिया, से यू आर हैविंग Br2, और FeBr3 आपने यहाँ पे ले लिया, FeBr3 लेविस एसिड एनहाइड्रस है, लेविस एसिड, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से आप देखेंगे कि हेलोजिनेशन बेंजीन का हो जाएगा। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, दिस ES, and now we'll move towards third reaction, third ES, electrophilic aromatic substitution, that is called Friedel-Crafts alkylation। Friedel-Crafts में दो पार्ट थे, Friedel-Crafts में एक एल्काइलेशन था, एक एसाइलेशन था। तो अब हम लोग लिखेंगे बेटा Friedel-Crafts एल्काइलेशन। ये देखते हैं Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। Friedel-Crafts के दो पार्ट थे, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो नाउ Friedel-Crafts एल्काइलेशन रिएक्शन, सीधा स्टेटमेंट की बात करेंगे हम लोग, है ना। स्टेटमेंट अगर देखें तो बेंजीन ही लेना है आपको, स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास बेंजीन है, और इस बेंजीन के साथ अगर आप बेटा एल्काइल हैलाइड लेते हैं, RX का मतलब है यू आर हैविंग एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हैं और बेंजीन आपने ले लिया है, और एनहाइड्रस AlX3 यानी लेविस एसिड ले रहे हैं, एल्युमिनियम का लेविस एसिड ले रहे हैं। तो होगा क्या कि बेंजीन का जो H है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप वहां पे आ जाएगा। यानी आप देखिए कि रिएक्शन का नाम कितना बेहतर तरीके से रखा गया है कि हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन, एल्काइल बेंजीन बन गया, दिस इज एल्काइल बेंजीन, हाइड्रोजन हट गया और वहां पे एल्काइल ग्रुप आ गया, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, या Friedel-Crafts रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और आप समझ गए होंगे एल्काइलेशन क्यों हम बोल रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ढेरों एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जैसे आपके पास बेंजीन है, राइट, ये बेंजीन है और आपने यहाँ पे ले लिया CH3Cl, से कि यू आर हैविंग CH3Cl ले लिया, और एसिड आपने ले लिया एनहाइड्रस लेविस एसिड AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में लेना है आपको। तो स्टेटमेंट के हिसाब से होगा क्या, R मेथाइल है तो यहाँ पे आपका बन जाएगा मेथाइल बेंजीन, हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, ये जो मेथाइल पार्ट है ये जाके यहाँ पे लग जाएगा, मेथाइल बेंजीन हो जाएगा। और भी एग्जांपल के तौर पे मैं दे सकता हूँ आपको कि बेंजीन अगर है, बेंजीन के साथ RX के जगह पे आपने कुछ और ले लिया, मान लीजिए कि RX की जगह पे आपने कुछ ऐसा साइक्लिक R ले लिया, सपोज करें ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये CH2 है और ये Cl है, ये ले लिया, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, तो जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हुआ वहां पे क्या लग जाएगा, R।
तो आर का जो पार्ट आप देखें इस वाले केस में जो आर है बेटा, आर यहां से लेके यहां तक आर है, यानी आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग आपकी इस तरह से बन जाएगी। तो ये आपका एल्काइल बेंजीन इस तरह से बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, राइट। अब इसकी मैकेनिज्म देखा जाए कि फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखें कि मैकेनिज्म इसका क्या है। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म में स्टेप 1 की बात अगर करूंगा मैं, तो स्टेप 1 में क्या होना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। भाई आपके पास RCl है, सपोज करें कि RCl आपके पास है एल्काइल हैलाइड। अब आपने लेविस एसिड यानी AlCl3 ले रखा है। AlCl3 क्या करेगा, वो Cl- को अपनी तरफ खींचेगा। इसका काम ये होगा कि ये जो इस बॉन्ड में Cl है, ये AlCl3 इस बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ये जो बॉन्ड टूट के है AlCl3 की तरफ जाएगा, तो उसका लेविस एसिडिक कैरेक्टर सेटिस्फाइड होगा, यानी AlCl4 माइनस बन जाएगा और R प्लस कार्बोकटायन या इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। R प्लस यानी कार्बन के ऊपर प्लस, यानी एक तरह से क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। अब हर रिएक्शन में देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, और R प्लस क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब कार्बोकटायन है तो ये तो रीअरेंजमेंट होने का रिस्क है यहाँ पे, मतलब यू कैन से कि दिस इज कार्बोकटायन, एक तरह से क्या है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। सो जब भी कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो अपने को डायरेक्टली वहां पे ऐसा नहीं है कि कार्बोकटायन को अटैक करा देना है भैया। सीधी बात यह है कि वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकटायन की तरफ जाना है। अगर पॉसिबल है तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, मेथाइल शिफ्ट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ये तमाम सारी चीजें हो जाएंगी। और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी बनेगी इलेक्ट्रोफाइल की, उसका फिर अगला स्टेप पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे मेजर प्रोडक्ट के लिए। नाउ स्टेप 2, स्टेप 1 हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। स्टेप टू में जरा देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो गया है तो कहानी तो आगे की, हम जानते हैं कि बेंजीन है अपने पास, और बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि प्लस R प्लस है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बेंजीन का ये क्लाउड पाई बॉन्ड अटैक करेगा, और आप जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा अरेनियम आयन, यानी यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अब बार बार मैं कह रहा हूं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे कई सारी बनती हैं, ये इधर चला जाए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार बन रही हैं, आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे R। अगली बार फिर से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो आप देखिए कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा ऐसा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे R आ गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इन तीनों का जो RH है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो किस तरह से होता है उसको हालांकि दिखाते नहीं, हम फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पार्शियल प्लस 3 जगह पे है, और अंदर अंदर देखें कि पाई क्लाउड शिफ्ट कर रहा। तो ये आपका बन चुका है सेकेंड स्टेप में। ये सेकेंड स्टेप क्या है, ये स्टेप जो है आपका स्लो है क्योंकि इंटरमीडिएट बना हुआ है। नाउ थर्ड स्टेप, अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जो थर्ड स्टेप है स्टेप 3, उसमें देखें वो फास्ट होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी वापस होनी है, रिगेन करानी एरोमेटिसिटी। तो थर्ड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। थर्ड आपके पास ये पड़ा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे R है, यहीं पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है। अब आप देखें, अब आपके पास AlCl4 माइनस यानी कि AlCl4 माइनस यानी कि Cl और AlCl3 ऐसा लिख सकते हैं, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखिए ध्यान से कि इसका जो Cl है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इस H प्लस को अपनी तरफ खींच ले तो ये Cl माइनस H प्लस क्या बना लेगा, अब देखिए क्या बना लेगा, HCl, और प्लस ये AlCl4 माइनस जो था AlCl3 हो जाएगा। और साथ में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। यानी आप देखिए कि
R बच जाएगा वहां पे, यहाँ पे R बचा रह जाएगा, और ये आप देखिए कि एरोमेटिक रिंग फिर से फॉर्म हो गई, यानी ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म है जो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ गए होंगे, कोई दो राय की बात ही नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रिस्क है। रिस्क क्या है आप जानते हैं? रिस्क है इसमें कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट का। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूं, वो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने बेंजीन ले रखा है और आपने आपने क्या किया, इसके साथ आपने दे दिया CH3 CH2 CH2Cl, मान लो कि एल्काइल लाइड आपका इस तरह का है, और आपने AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है, साथ में आपने ले रखा है एनहाइड्रस AlCl3, लेविस एसिड ले रखा है आपने। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको तोड़ के यहीं पे कार्बोकेटाइन तोड़ के जोड़ देते हैं, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, खासकर ध्यान देखिए, इसका जो प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट ऐसा बनता है, CH3 प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अब यहाँ पे लगता है लोगों को ये कैसे बन गया भाई, ये तो ये CH2 यहाँ टर्मिनल पे जुड़ना चाहिए था, लेकिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बन गया? दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हो गया, ये लगता है लोगों को। सो इसको ध्यान से देखें, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना होगा उसको आप समझिए। यहाँ जो कार्बोकेटाइन ये बना होगा, इस कार्बोकेटाइन को अगर आप बनाएं, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाएं, तो कार्बोकेटाइन क्या बना होगा? कार्बोकेटाइन बना होगा CH3 CH2 एंड CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना। लेकिन ये कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है? अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, एक हाइड्रोजन इसका अगर यहाँ पे मूव कर जाए, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ज्यादा स्टेबल बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है। तो जब ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो ये कार्बोकेटाइन बेटा क्या हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, और हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या बना लेगा, CH3, और इस पे CH बचेगा और प्लस चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। यानी दिस इज द ओरिजिनल इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, यानी बेंजीन रिंग जब भी अटैक करेगी तो बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैक करेगी, बेंजीन रिंग विल अटैक हियर। दैट्स व्हाई आप देखेंगे प्रोडक्ट आपका क्या बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो कार्बोकेटाइन है इसलिए रीअरेंजमेंट का रिस्क तो बना रहेगा, और कार्बोकेटाइन आपने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको यहाँ पे आने वाली है। यानी जब भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यू मस्ट चेक द रीअरेंजमेंट पॉसिबल, और अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो रीअरेंजमेंट वहां निश्चित रूप से होगा। कुछ और बातें इस तरह से हम लोग करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अपने पास बेटा बेंजीन है, इस तरह से बेंजीन पड़ा हुआ है, और इसके साथ अपने को दे रहा है कुछ बढ़िया सा एल्काइल लाइड, कुछ ऐसा दे दिया, साइक्लिक एल्काइल लाइड कुछ ऐसा दे दिया, और एनहाइड्रस AlCl3 दे रखा है, एनहाइड्रस AlCl3 दे रखा है, राइट। तो अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, 2 प्रोडक्ट बनता है, और 2 प्रोडक्ट काफी बेहतरीन प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा कि 4 मेंबर्ड रिंग सीधा सीधा आपकी जुड़ जाएगी यहाँ पे, ये 4 मेंबर्ड रिंग, और प्लस एक प्रोडक्ट आपको ऐसा भी मिलेगा यहाँ पे जो 3 मेंबर्ड रिंग के साथ रहेगा, लेकिन CH2 कनेक्टिंग रहेगा, एक प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये जो ये वाला पहला प्रोडक्ट है, ये जो 4 मेंबर्ड रिंग के साथ, ये तो समझ में आता है कैसे बनना, लेकिन 3 मेंबर्ड ये कैसे बना, ये बात समझ में नहीं आती। इनफैक्ट आपको बताऊं कि ये जो है 3 मेंबर्ड वाला, ये आपका मेजर है और ये माइनर है, इनफैक्ट ऐसा बोलेंगे। तो ये कैसे बना होगा, तो यहाँ पे फिर मैं बताऊं कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना होगा इस रिएक्शन में, ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो कार्बोकेटाइन क्या बना होगा, जरा देखिए। कार्बोकेटाइन बना होगा ये 4 मेंबर्ड रिंग, और आपको पता है कि ये 4 मेंबर्ड रिंग तुरंत कन्वर्ट करती है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन में, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन भी काफी अच्छा स्टेबल होता है, और ये रिएक्शन मिक्सर में 48% पाया जाता है, जबकि 4 मेंबर्ड रिंग 47% पाई जाती है। इसलिए जब बेंजीन अटैक करेगा तो बेंजीन दोनों पे अटैक कर सकता है, बेंजीन एक बार इसके ऊपर अटैक कर सकता है तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ये वाला, और बेंजीन अगर एक बार इसके ऊपर अटैक कर दे, इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। यानी इसलिए आप देखें कि ये प्रोडक्ट भी बनेगा और ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे बनेगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। एक बात और यहाँ पे नोट करें कि अगर आपके पास बेंजीन है और जो एल्काइल हैलाइड आप लेते हैं यहाँ पे, वो एल्काइल हैलाइड कहीं बेंजीन का ही हैलाइड हो जाए, मान लो कि आपके पास ये हो जाए Cl, ये बेंजीन RX की यहाँ पे PHX, और AlCl3 आप ले लें, एनहाइड्रस AlCl3। सो इस केस में बेटा नो रिएक्शन,
यहाँ रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, यानी ध्यान रखना कि ये PHX नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी RX। और आप जानते हैं क्योंकि यहाँ जो बनने वाला कार्बोकेटायन है बेंजीन के ऊपर अनस्टेबल है ना, मतलब अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या बनेगा, जरा देखो, अगर Cl हट जाए तो ये कार्बोकेटायन बनेगा विच इज वेरी अनस्टेबल, इज वेरी वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल कार्बोकेटायन, दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं होगी। सो PHX डू नॉट पार्टिसिपेट इन FCR, या कह सकते हैं आप कि एराइल हैलाइड, या यू कैन से कि एराइल हैलाइड डू नॉट participate in FCR as a reagent, नोट करें इसको। ओके, अब कुछ बातें साथ में और डिस्कस करते हैं। देखिए, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही देंगे, कई बार होता है क्या कि अल्कोहल भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो आपके पास दिया हुआ है ये बेंजीन रिंग है, और इस रिंग के साथ आपको दे दिया है CH2 या CH3, CH2 और इस तरह से OH यानी अल्कोहल दे दिया है, और यहाँ पे आपको डाइल्यूट H2SO4 वगैरह दे रखा है, जैसे कि डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है। अब ये कुछ भी अगर देखें तो एक तरह से फिडलक्राफ्ट रिएक्शन का ही पार्ट है। कैसे फिडलक्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट है, जरा देखिए, होगा क्या कि ये जो रिजेंट आपके सामने है, रिजेंट यानी कि CH3 CH2OH अल्कोहल के साथ जो रिजेंट है अपने डाइल्यूट H+ का मतलब कि H2SO4 से डाइल्यूट H+ आएगा, और ये जो अल्कोहल का OH है ये क्या करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH2, यानी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, वाटर के फॉर्म में एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब आप देखिए कि अगले स्टेप में वाटर के फॉर्म में ये लीव करके चला जाए तो वाटर तो बाहर निकल गया और कार्बोकेटायन बन गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट हो गया तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन तो होगी। इलेक्ट्रोफाइल देखिए आपका जनरेट हो गया इस तरह से, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, कार्बोकेटायन। अब लेकिन आप जानते हैं जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होने के लिए रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। We know कि it can form bitter carbocation by hydride shift। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जानी है, और क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3 CH+ एंड CH2। अब देखिए कि CH3 इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया, और बेंजीन आपके पास पड़ा है, तो बेंजीन ये सीधा इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आप देखिए कि कई बार एसिडिक मीडियम में जो अल्कोहल होते हैं बेंजीन के साथ बेटा वो भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। तो ऐसा लकीर के फकीर नहीं होना है कि सर यहाँ तो हैलाइड नहीं है, अल्कोहल है, तो कैसे फिडलक्राफ्ट दे दिया। भाई अल्कोहल है, कार्बोकेटायन तो जनरेट हुआ ना, ये कार्बोकेटायन अगर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे भी हो गया, तो वो तो आपका फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में ट्रांसलेट हो ही जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा फिडलक्राफ्ट असाइलेशन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन of this segment, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन हो चुका है, अब एसाइलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे हम एज यूजुअल जैसा हम करते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि बेंजीन अगर आपके पास है और बेंजीन के साथ अगर आपने एसाइल हैलाइड ले लिया, ये बेंजीन आपके पास है एंड यू आर हैविंग एसाइल हैलाइड, से इट इज RCOCl, एसाइल क्लोराइड अगर आपने ऐसा ले लिया, दिस इज एसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 यानी लेविस एसिड की प्रेजेंस में आपने एसाइल हैलाइड ले लिया है, दिस इज व्हाट, दिस इज एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड ले लिया, जबकि वहां पे क्या लेते थे आप, एल्काइल हैलाइड, यहाँ आप एसाइल हैलाइड ले रहे हैं, तो
बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा रिजेंट के COR से, यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, यानी ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट एसाइल बेंजीन। दिस इज व्हाट, दिस इज एसाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। एसाइल बेंजीन ये प्रोडक्ट बन गया, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। रिजेंट बदल दिया हमने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखा जाए। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन नोट कर लें आप इसको। ओके, अब देखिए मैकेनिज्म देखते हैं जरा, मैकेनिज्म से एक और भी क्लैरिटी आएगी। मैकेनिज्म क्या कहती है इसके बारे में वो देखा जाए। देखिए मैकेनिज्म को समझेंगे आप तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसाइल हैलाइड के अलावा अगर आपके पास एनहाइड्राइड भी है, मतलब RCOOCOR तो भी चलेगा। यानी अगर आपके पास एसाइल हैलाइड है या एनहाइड्राइड है, दोनों में से कोई भी एक है तो प्रोडक्ट आपका वही बनेगा। एनीवे मैकेनिज्म में चलते हैं हम लोग। स्टेप 1, मैकेनिज्म का स्टेप 1 क्या है जरा देखें आप, कि आपके पास एसाइल हैलाइड यानी कि RCOCl है और एनहाइड्रस AlCl3 है। AlCl3 तो हमेशा इस ताक में है कि वो क्लोराइड को सामने वाले से छीन ले, यानी ये इस बॉन्ड को आप देखिए, ये AlCl3 Cl को अपनी तरफ खींच ले तो क्या बना देगा AlCl4 और आप देखिए कि एसिलियम आयन AlCl4 माइनस, सॉरी AlCl4 विल बी माइनस साइन, इजंट माइनस, और प्लस RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्लस ये एसिलियम आयन। इनफैक्ट एसिलियम आयन, इसको इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट, एसिलियम आयन, एसिलियम आयन, इट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। और इनफैक्ट जो एसिलियम आयन है बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, काफी स्टेबल है एसिलियम आयन, क्योंकि आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज, तो आप इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना ले तो आप देखिए कि ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और आप देखिए कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, तो स्टेबल कार्बोकेटायन है, एक तरह से स्टेबल कार्बोकेटायन, क्योंकि ऑक्टेट पूरा है, स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे है। तो आपका एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल देखिए कि जनरेट हो चुका है, और इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाता है तो अपन अगले स्टेप में मूव करते हैं, सेकंड स्टेप में। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि नाउ स्टेप 2 में जब आप मूव करेंगे तो बेंजीन आपके पास तो ऑलरेडी आ ही चुका है, और एसिलियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका R ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, और आप देखिए कि बेंजीन का ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करे क्योंकि प्लस चार्ज है, तो अब देखिए आपका इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये आपका एच रहेगा, यहाँ H। अब ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। उन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर लिखा जाए, बार बार लिख रहे हैं हम, हाल आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप देखिए कि C डबल बॉन्ड O R H ऑलरेडी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें तो आप देखेंगे कि ये यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R H, और ये यहाँ है, ये आप देखिए ये यहाँ है, और ये यहाँ, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके हैं, इसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, राइट ना। ये स्लो स्टेप है आपका, दिस स्टेप इज स्लो। ये स्टेप हमेशा क्या रहता है, इलेक्ट्रोफाइल पे जो अटैक होता है स्लो स्टेप होता है, मैं शुरू में बता चुका हूं। और उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में आप देखिए क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है स्टेप 3। दिस इज फास्ट स्टेप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। मतलब आपके पास क्या है, बेंजीन का इंटरमीडिएट C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब एक फास्ट स्टेप देखेंगे आप क्या होगा, ये फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप में देखिए कि फिर से वही बात है, Cl और AlCl3 आप देखिए कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, AlCl3 इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो इसका जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करे कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए इस हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो HCl अलग हो गया, प्लस AlCl3 अलग हो गया,
और प्लस आप देखिए कि एरोमेटिसिटी वापस आ गई और यहाँ 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 सी डबल बॉन्ड ओ आर यानी एसाइल बेंजीन बन गया। और एक खास बात कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकेटाइन कहाँ पे, कार्बोकेटाइन काफी ऑक्टेट वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। सो देयर इज नो चांस ऑफ, there is no chance of rearrangement of carbocation in this reaction. तो नोट कर लिया जाए। अच्छा, अगर आपके पास एनहाइड्राइड होता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनहाइड्राइड आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एनहाइड्राइड होता तो भी वही आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता। कैसे? आपके पास AlCl3 है जो लेविस एसिड है, और AlCl3 क्या करेगा, किसी एक ऐसे बॉन्ड को पिक करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, तो AlCl3 इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के तोड़ लेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे फिर से वही जनरेट हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और प्लस, ये मतलब एसिलियम आयन और प्लस। आप देखिए कि AlCl3 इसके साथ क्या जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या बेटा आर, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये चीज हो जाएगी और बाकी सारी चीजें वहां पे एज इट इज होती रहेंगी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये चीज आप समझ गए होंगे, किसी भी तरह का कोई डाउट यहाँ पे फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन के मामले में नहीं होगा। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ benzene or its derivative. Sulfonation of benzene and its derivative. ये भी बेटा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन का ही एक पार्ट है, सल्फोनेशन। स्टेटमेंट से चालू करते हैं इसको, जैसा हम लोग चालू करते हैं। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है कि आपके पास एक बेंजीन दिया होगा और बेंजीन को ट्रीट करने वाले हैं हम लोग, कहां से, ये बेंजीन है, बेंजीन को ट्रीट करने वाले हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4। एंड फाइनली जो आप प्रोडक्ट पाने जा रहे हैं वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी हाइड्रोजन की जगह पे SO3H लग जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक काफी इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पे कई बार डाउट होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल SO3 है या SO3H है, राइट? तो यहाँ पे आपको जब मैकेनिज्म आप समझेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी यहाँ पे आएगी। बट आप सल्फोनेशन समझिए कि जब भी बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। आते हैं हम लोग मैकेनिज्म पे, जो काफी कुछ बताएगी और थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी मैकेनिज्म, अदर जो केसेस थे उनसे थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है इसकी, बट आप इसको नोट कर लें। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि स्टेप 1 में जो सल्फ्यूरिक एसिड है, स्टेप 1 में मैं बता रहा हूं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होके अपने को क्या क्या देगा, जरा देखिए, डिसोसिएट होके SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड न्यूट्रल स्पेसीज प्लस HSO4 माइनस और प्लस H3O प्लस, ये देगा। आप देख लें तो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, आप चाहे तो चेक कर लें। और आपको बताऊं कि मैं जो SO3 है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, इस बार न्यूट्रल है ये, इट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन। आप देखेंगे कि ये न्यूट्रल है एक तरह से, जबकि इसके पहले जो इलेक्ट्रोफाइल हुआ करते थे बेटा वो क्या होते थे, पॉजिटिवली चार्ज होते थे। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन विच इज न्यूट्रल। सो ध्यान रखने की बात है कि सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3 होगा, जो कि न्यूट्रल है, राइट? और इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखें अगर SO3 की, तो S डबल बॉन्ड O
double bond O, this is structure of SO3 और having vacant d orbital, vacant d orbital की वजह से, vacant d orbital की वजह से इसको आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है, it is electrophile due to vacant d orbital। इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो अदर ईएस के कंपेयर में आप देखेंगे तो सल्फोनेशन वाले केस में ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे होता है। तो आप देखिए कि ये आपका स्टेप 1 में SO3 आ गया। स्टेप 2 अगर देखेंगे तो स्टेप 2 में तो हम जानते हैं कि हमेशा हम लोग बेंजीन को पिक कर रहे हैं, ये बेंजीन है अपने पास। अब बेंजीन किसके ऊपर अटैक करेगा? SO3 के ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा सल्फर के ऊपर और एक पाई बॉन्ड इसका टूट के इधर जाएगा। यानी आप देखिए कि ये बेंजीन का पाई बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पे आ गया S डबल बॉन्ड O, एक O निगेटिव चार्ज के साथ आ गया है और डबल बॉन्ड O, क्योंकि जब सल्फर के ऊपर बॉन्ड बनाएगा ये तो 7 बॉन्ड नहीं हो सकते सल्फर के, 6 ही बॉन्ड होंगे और ये प्लस है आपका और बाकी आपका एज इट इज इस तरह से है। ये आपका बन गया। ये स्लो स्टेप है, आप सब जानते हैं कि स्लो स्टेप है। इनफैक्ट एक चीज और यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा कि ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। यहाँ पे इस वाले केस में सारे के सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, मतलब ये सारे के सारे स्टेप स्लो हैं इनफैक्ट। तो ये बनेगा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए। सो देखिए क्या बनेगा, पाई बॉन्ड अगर इधर मूव कर जाए तो आप यहाँ पे बना लेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ और S डबल बॉन्ड O O माइनस यहाँ। अगली बार फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना लें अगर आप, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखिए, ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो S डबल बॉन्ड O माइनस और आप देखिए कि ये यहाँ आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सेकंड स्टेप में आप देखिए किस तरह से। और जो स्टेप 3 है बेटा, स्टेप 3 वो भी रिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा। स्टेप 3 इज आल्सो रिवर्सिबल और इसको भी आप बोलेंगे कि ये भी स्लो स्टेप है एक तरह से, ये भी स्लो स्टेप है। होगा क्या इस स्टेप में जरा देखने की जरूरत है। इस स्टेप में होना ये कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है वो स्ट्रक्चर ये वाली देखें आप, सेकंड वाली, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज है आप जैसा कि देख रहे हैं और यहाँ पे H है। अब इस वाले स्टेप में क्या होगा, HSO4 माइनस, जो HSO4 माइनस है वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। HSO4 माइनस कौन वाला बेटा? HSO4 माइनस ये वाला। याद करिए रिजेंट क्या क्या बना है, इसका यूज आपने एज इलेक्ट्रोफाइल कर लिया, सेकेंड टाइम आप HSO4 का यूज कर रहे हैं। HSO4 माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब कहां से करेगा, ये इस वाले प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो निगेटिव चार्ज आए और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, आप देखेंगे कि एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी यहाँ यहाँ यहाँ। और S डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज। अब एक स्टेप और ज्यादा है यहाँ बेटा, थर्ड के बाद भी एक स्टेप ज्यादा है बेटा, स्टेप नंबर 4। यहाँ पे एक स्टेप 4 है क्योंकि निगेटिव चार्ज अभी भी पड़ा हुआ है उस पूरे सेगमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एरोमेटिसिटी तो वापस आ चुकी है लेकिन अभी भी एनायनिक स्पेसीज है S डबल बॉन्ड O माइनस। अब क्या होगा कि सोल्यूशन में ही क्या पड़ा हुआ है, H3O प्लस। H3O प्लस कौन वाला, ये वाला H3O प्लस। शुरू में देखिए आप, ये वाला H3O प्लस, ये वाला H3O प्लस क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा। यानी O माइनस यहां से एक प्रोटॉन खींच लेगा रिवर्सिबल स्टेप में। तो आप देखिए कि क्या हो जाएगा, वो जो एनायनिक सा दिखने वाला पार्ट था वो न्यूट्रल हो जाएगा। S डबल बॉन्ड O के साथ H आ जाएगा और प्लस वाटर। यानी आप देखिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन के तैयार है। सो दिस इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, या इसके डेरिवेटिव की बात भी आगे हम लोग करेंगे जब आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की बात यहाँ पे करेंगे। सो प्लीज इसको नोट कर ले। और आपको बताऊं मैं कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट each step of sulfonation is reversible and slow. Experimentally it is found that each step of sulfonation is reversible and slow. Reversible and slow.
इस बात को अपने को ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैं एक बार, मैंने क्वेश्चन जो लिया था मैं क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लेना चाहूंगा। इस बार अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि भाई आपके पास C6H6 है, राइट, इसको आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कराइए, राइट। तो दोबारा वो कहते हैं कि C6D6 आपके पास है, आप इस बार भी वही रिजेंट लीजिए। तीसरी बार बोलते हैं कि C6T6 मान लीजिए आपके पास है, या आप रिजेंट इस बार ऐसा लीजिए। तो अब बताइए कि इन तीनों रिएक्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर रेट की बात करेंगे तो रेट क्या होगा। नाइट्रेशन के केस में तो हमने देखा था कि रेट बराबर था, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, है ना, ओनली इन दिस केस एवरी स्टेप इज RDS। सो आप देखेंगे कि H, T और D का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे जो CH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है CD से, CD का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है CT से। ये क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। इसका मतलब है कि सबसे आसानी से कौन टूटेगा, सबसे आसानी से टूटेगा CH, देन CD, देन CT। तो फास्ट कौन हो जाएगा, पहला वाला फास्ट हो जाएगा। देयरफॉर रेट ऑफ अबव रिएक्शंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फास्टेस्ट हो जाएगा, सेकंड दूसरे नंबर पे, और थर्ड तीसरे नंबर पे। जबकि नाइट्रेशन अगर हम लोग निकाल रहे थे, याद करिए नाइट्रेशन में क्या था, इक्वल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, इसको आप नोट कर लें, और कॉन्सेप्टली ये चीज आपको वहां पे काम करेगी। बेसिक सी बात मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है, जो मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्पिंग होगी। आगे हम लोग केसेस को और डिस्कस करेंगे, जिससे क्लैरिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगी। नाउ एक दो पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म होगा, राइट। कुछ केसेस ऐसे हैं जो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक दो पार्ट था, उसको मैं यहाँ पे नोट करना चाहूंगा कि अगर बेंजीन रिंग में बेटा अगर कोई बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा कुछ अगर लगा है जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही कम कर दे, so we'll say कि no Fiddlecraft reaction is observed, no Fiddlecraft reaction is observed। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप वहां पे लग जाए, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर बेंजीन के पास बेटा NO2 लग जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो भैया सामने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा इसके ऊपर। NO2 लग जाए, साइनाइड लग जाए जो काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CHO यानी एल्डिहाइड भी लग जाए, या इनफैक्ट और भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तो ये फिडलक्राफ्ट नहीं देता है। नो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देते हैं, एक चीज तो ये। दूसरा अगर कई बार NH2 लग जाता है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, हालांकि NH2 बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, +M शो करता है, लेकिन अगर इसको भी आप फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में RX और AlCl3 अगर लेंगे आप, तो बेटा ये भी रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं होती है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीजन ये होता है कि लेविस एसिड AlCl3 है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लेविस एसिड क्या करता है, सीधा लोन पेयर पे अटैक करके उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आप देखें कि NH2 का लोन पेयर और लेविस एसिड AlCl3 पड़ा है, और ये AlCl3 RX बॉन्ड को तोड़ने के बजाय उसके पास फ्री लोन पेयर दिखाई देता है, तो AlCl3 इससे बॉन्ड बनाना चाहता है तुरंत, और इससे बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए सिचुएशन क्या होगी। सिचुएशन ये हो जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगेगा, H, और यहाँ पे क्या आ गया, AlCl3 के एल्युमिनियम पे आपका नेगेटिव चार्ज, एल्युमिनियम पे आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बिकम्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज्यादा हो गया तो ये रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई NH2 लग जाए बेंजीन रिंग के ऊपर तो भी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो अलग से मैंने आपको फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बता दिया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, प्लीज इस बात को नोट कर लें आप लोग।
और मुझे लगता है कि काफी बेसिक सी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, और आई होप कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब डिस्कस करेंगे, तो फिर कुछ आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स और बेंजीन रिंग में लगे हुए ग्रुप्स के नेचर के बेस पे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को तलाशेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।